Hello and welcome back to my channel GS की राह पर. Here we are covering Indian polity and governance in approximately 20 to 25 chapters in which we have covered two chapter and we are working on the third chapter right now. Half of the chapter has been completed. Rest half will be completed today. तो कल हमने जो पढ़ा वो फंडामेंटल राइट्स तक पढ़ लिया था. फंडामेंटल राइट्स के बाद कल यहाँ तक पढ़ लिया था हमने. फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं या नॉन जस्टिसेबल होते हैं. जैसे कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं बट नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. एब्सोल्यूट इन नेचर कल मैंने बताया भी था कौन कौन से राइट्स एब्सोल्यूट इन नेचर होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की. जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has absorbed those features from other nations' constitution that suited Indian problems and aspirations. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली वहां से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन विभिन्न संवैधानिक संविधानों से ड्राइव करा गया है. अलग अलग संविधानों से ड्राइव करा गया है जो कि इस हिसाब से करा है. हमने वो चीजें ली हैं जो हमारे लिए सूटेबल है या इंडियन प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल है और एस्पिरेशनल है हमारे लिए. मतलब एक तरीके से हम उनको अच्छी समझते हैं या हमारे लिए कारगर होंगी. हमारे देश में काम आने वाली चीजों को हमने कहाँ से लिया? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. ठीक है, सॉरी, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. ठीक है, Constituent Assembly took the best of the feature from everywhere and made them its own. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो भी चीज बेस्ट थी जिस कंट्री की वो लिया और उसमें संशोधन कर कर या एज इट इज और उसका बेस्ट पार्ट रखा अपने संविधान के अंदर. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या कर रही थी? संविधान बना रही थी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज फीचर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये कहा जाता है कि ये कहा क्या जाता है, हमने भी देखा है कि मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है जी, दोज फीचर आर. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है ये देख लेते हैं. ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश काल में आया था, याद रखेंगे ऐसे. तो वहां पे क्या हुआ करते थे? गवर्नर हुआ करते थे. और क्या हुआ? पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जो आज की डेट में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के नाम से भी जानते हैं. अब इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीजें ये जो दे रखी हैं ये सारी हमने कहाँ से ड्राइव करी हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से. ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में इंडियन पॉलिटी की तरफ से. इंडियन पॉलिटी अगर पूछी जा रही है किसी भी एग्जाम में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या ड्राइव करा गया है? वी विल हैव फोर ऑप्शंस एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन और वी नीड टू फाइंड आउट द राइट वन. तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और याद रखने वाली हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ड्राइव हुआ है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं. देखो ये जो पिक्चर है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अपने आप में पर्याप्त है, संपूर्ण है, ये है ना. इससे बाहर अगर कोई भी ड्राइव का क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट ड्राइव करके ली गई है, मतलब व्हाट इज बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पेज से बाहर नहीं जाएगा, कंफर्म है. अब हम नंबर बाय नंबर सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, हर कंट्री का पढ़ेंगे, हर कंट्री से क्या लिया गया है. अब पहले नंबर में हम देखते हैं आयरलैंड. आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 37 से 51 तक.
ठीक है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। राज्यसभा में हर हर पार्टी अपने कैंडिडेट जो नॉमिनेट करती है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में जो मेंबर आएंगे वो कौन सी स्टेट, कौन सी पार्टी नॉमिनेट कर रही है, वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये तीनों चीजें पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। कि हमने डीपीएसपी कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया? ये भी आयरलैंड से लिया। अब अगली बात करें तो हम बात करेंगे यूएस की। ठीक है। सेकंड क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स से। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। पहली चीज जो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी और ये भी। जुडिशरी की जितनी भी चीजें हैं मोस्टली इज बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है वो पहले ही स्थापित करा गया था, वो पहले ही बहुत मजबूत था। तो वहाँ की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राइव करी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को रिव्यू करे, देखे कि इसमें कहीं कोई गलती या संशोधन की आवश्यक, गलती कुछ नहीं होती, संशोधन की आवश्यकता तो नहीं। ठीक है। और वो चेंज भी कर सकता है। मान लीजिए किसी किसी पुराने केस में जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि कंटेम्पररी टाइम का जो केस है उसमें भी वो सेम डिसीजन दे। वो चेंज भी कर सकता है, उसको रिव्यू भी कर सकता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब हटाना। किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है। ये आता है आर्टिकल 61 के अंदर। ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के जो पोस्ट है वो हमने कहाँ से लिए? यूएस से लिए, याद रखना। अब तीन चार चीजें दोबारा, एक चीज फिर दोबारा ध्यान रखने वाली है। जैसे हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। इलेक्शन का मेथड लिया हमने आयरलैंड से, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमने कहाँ से ली? यूएस से ली। इलेक्शन कहाँ से करवाया हमने? आयरलैंड से। और हटाया कहाँ से प्रेसिडेंट को? यूएस से। दोनों के तरीके अलग है। ठीक है। आयरलैंड में इलेक्शन करने का जो तरीका है शायद वही हमारे इंडिया में भी है, लेकिन जो इम्पीचमेंट का तरीका है वो हमने नहीं लिया। हमने कहाँ से लिया? यूएस से लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है। अगला बढ़े तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने ली ज्वाइंट सिटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 108 में। ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आर्टिकल्स कंफर्म कर लीजिए। कॉनकरेंट लिस्ट, वैसे ठीक है आर्टिकल, है ना। और कहाँ से लिया? कॉनकरेंट लिस्ट ली हमने कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कॉनकरेंट जो पहले पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया है, पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया था ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। ये कॉनकरेंट लिस्ट हमने ली ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लिया हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हमने सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या उसको कहें रशिया, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया? रशिया से क्या क्या लिया? ठीक है जी।
अब हमने यूएसएसआर से लिया सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी, आर्टिकल 51 ए। ठीक है जी। आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ जस्टिस, हमने पहले भी पढ़ा था, LEF। ये कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे LEF, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, पढ़ा था ना हमने कल। अब जब हम सोवियत यूनियन की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, तो हमने फंडामेंटल राइट लिया, आइडल ऑफ जस्टिस लिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स लिए। ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 368 से, आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कहा से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहा से लिया? साउथ अफ्रीका से लिया। और वहीं नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा हमने कहा से लिया? वो हमने लिया आयरलैंड से। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज। अब हम पढ़ते हैं यूके पार्लियामेंट्री। यूके, यूके से क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा का और राज्यसभा का जो प्रोसीजर वो हमने यहाँ से लिया। सिंगल सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया? हमने यूके से लिया। कैबिनेट सिस्टम कहाँ से लिया? यूके से लिया। कैबिनेट होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके ऊपर होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। प्रोग्रेटिव रिट्स ऑफ, प्रोग्रेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, हमने प्रोग्रेटिव रिट्स, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 5 प्रकार की रिट्स हैं, है ना, वो पढ़ेंगे हम आगे, है ना। वो कहाँ से लिया? हमने यूके से लिया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने कहाँ से लिया? यूके से लिया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो पहले भी पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया, 2 सदन होते हैं जिसमें 2 सदन होते हैं, वो हमने कहाँ से लिया? यूके से लिया, जो उसमें राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट में भी होते हैं, ये होते हैं विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है। जर्मनी से लिया वाइमार। ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 352, 356 एंड 360 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। अब हमने ये लिए कहाँ से? इनको मान लीजिए हमें फंडामेंटल राइट्स को हटाना है, तो वो हमने कहाँ से लिया? जर्मनी से लिया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय। ठीक है। अब हमने जापान से क्या लिया? प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ। देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ हम लिए जापान से, और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया हमने? यूके से। माइन्यूट डिफरेंट है लेकिन डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रखना है। कनाडा से क्या लिया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे हम कहते हैं ना हमारा देश क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल है कैसे है? क्वाजी फेडरल ऐसे है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर है। ठीक है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है। इस वजह से हमारा देश जो है क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल दोनों रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। क्यों? मान लीजिए यूनिटरी पावर माने हम, अगर यूनिटरी पावर देखें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, सिटीजनशिप, इमरजेंसी, ये सब क्या है? ये हमारी यूनिटरी पावर है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इससे क्या पता पड़ता है कि हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रांग है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स, रेसिडुअरी पावर जो मैंने पहले भी बताया था, रेसिडुअरी पावर कौन सी होती है? जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है,
कोई नई चीज निकल के आई, वो हमने किसी रेसिडुअरी पावर में डाली। रेसिडुअरी पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास। ठीक है जी। पावर ऑफ सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन बाय सेंटर एडवाइजरी। ठीक है, ये है स्टेट का जो गवर्नर होगा वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंटर करेगा, सेंटर का नुमाइंदा, नुमाइंदा मानते हैं उसको। ठीक है, सेंटर बाय द सेंटर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है किसको? प्रेसिडेंट को भी देता है। प्रेसिडेंट अगर मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस एडवाइस देनी पड़ती है। जैसे जुरिसडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एपेलेट जुरिसडिक्शन एंड एपेलेट हो गया, एक और होता है। ठीक है, एडवाइजरी, वो मुझे तीसरा याद नहीं आ रहा। एडवाइजरी और एपेलेट जुरिसडिक्शन, ये 2 प्रकार के तो मुझे याद है ना। अब हम आगे बढ़े अगर, तो देखते हैं किसका? फ्रांस का। ठीक है जी। 3 जुरिसडिक्शन में से कनाडा में, याद रखिएगा, एक एडवाइजरी जुरिसडिक्शन यहाँ से लिया गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं अगर, क्या कहते हैं, कि कितने प्रकार के जुरिसडिक्शन होते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जुरिसडिक्शन होते हैं 3 प्रकार के, मेरे को देखना पड़ेगा बुक खोल के। हाँ सॉरी, अब आ गया यार। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी और एपेलेट। ठीक है जी, 3 प्रकार के होते हैं। और अगर देखें तो हम चौथा भी होता है, फोर्थ, रिट। रिट भी तो होती है। तो रिट सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और हाई कोर्ट के पास भी होती है इशू करने की पावर। ठीक है, तो 4 प्रकार के पावर मानी जाती हैं, ओरिजिनल, एडवाइजरी, एपेलेट एंड रिट पावर। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। फ्रांस, फ्रांस से क्या है? रिपब्लिक आइडल्स ऑफ लिबर्टी। रिपब्लिक कहाँ से लिया गया? मैंने पहले बताया, जिसका हेड इलेक्टेड होता है उसको हम रिपब्लिक कहते हैं। आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड प्रेम्बल, ये LEF याद रखो। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रांस से ली। एफ सबसे एंड में आ रहा है, तो एफ का मतलब फ्रांस। ठीक है जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ जो रह गई हैं, है ना, वो मैंने अलग से लिख दी हैं चीजें, जो जो हमने यहाँ से ड्राइव करी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने कहाँ से ली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने पहले ऊपर ही पढ़ ली, ये भी हमने कहाँ से ली? USA से ली। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136 एंड जुडिशियल रिव्यू पावर, ये भी हमने कहाँ से ली? USA से ली। ठीक है, 32 किसकी है? रिट की। 136 जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और आर्टिकल 13, ठीक है, ये भी हमने USA से लिया। अब बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये कहाँ इसमें आती है? आर्टिकल 51A में आती है, USSR से लिया ये। कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 चैप्टर 4 इंट्रोड्यूस द कोड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन। ये फंडामेंटल ड्यूटीज FD जो आई, वो आई आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। ठीक है जी, 1976 से। अब हम आगे देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंडीड टू सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू एवरी सिटीजन दैट while the Constitution has specifically conferred on them the fundamental rights, it also required the citizen to observe certain basic norms, democratic conduct and democratic behavior. फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से रिमाइंडर है सारे सिटीजन्स के लिए कि भैया अगर आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं संविधान द्वारा, तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज भी हैं जो आपको फॉलो करनी है, करनी चाहिए,
करनी है नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल इन कोर्ट। ठीक है, अब बात करें डीपीएसपी, ये कहाँ से लिखा है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब आयरलैंड से लिया गया। A unique aspect of constitution is that it comprises a chapter of DPSP of state policy. These principles are in nature of direct to government to implement them to maintain social and economic democracy in the country. ये डायरेक्टिव नेचर के होते हैं गवर्नमेंट के लिए, है ना, कि आप इनको इम्प्लीमेंट कराएं और फॉर द बेटर, है ना, वेलफेयर सोसाइटी के लिए। ठीक है, मेंटेन सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, सामाजिक आर्थिक डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये डीपीएसपी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट करे जाने चाहिए। ये भी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, कोर्ट में इनके लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते कि मेरा डीपीएसपी का हनन हुआ है, तो यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट डीपीएसपी फॉर द वायलेशन ऑफ डीपीएसपी। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड टेंडेंसी। फेडरेशन, ठीक है, एक तो फेडरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ये कहाँ से लिया? कनाडा से, ऊपर भी पढ़ा था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड ऑल द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नेंस सच एज डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स। फेडरेशन का मतलब क्या है? फेडरल कैरेक्टर, फेडरल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर इन डिफरेंट स्टेजेस, है ना। जिस चीज में, जैसे फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है जो सरकार सेंटर में है वो अपनी कुछ पावर ड्राइव नीचे कर देती है, नीचे की तरफ और स्टेट्स को दे देती है कि भाई मैं टॉप पर हूँ और आप जो है सारी चीजें कंट्रोल करिए। वी आर गिविंग द अथॉरिटी टू गवर्न द स्टेट, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, जो हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि सेंटर में लोकसभा है, राज्यसभा है, वहीं स्टेट में आप विधानसभा देखते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनमें दो सदनी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जिनमें से यूपी हमारी एक है। ठीक है, बड़ी स्टेट्स को बेसिकली 2 सदनों में रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि फेडरल फीचर क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डुअल गवर्नमेंट है ना, सेंटर और स्टेट में, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर, थ्री पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऐसे थोड़ी कहा जाता है, इनकी इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इनको पावर दी जाती है। एग्जीक्यूटिव में कौन आ गए भैया? आईएएस, आईपीएस, एसडीएम में सब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी ब्यूरोक्रेट कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी तो हम सब जानते हैं कोर्ट्स है। लेजिस्लेचर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। लॉ बनाने वाले लोग लेजिस्लेचर के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संविधान ही सुप्रीम है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति विशेष सुप्रीम नहीं है कि भैया प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वही पत्थर की लकीर है ना। संविधान में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, वो भी संशोधित करी जा सकती है, परंतु उसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कठिन है। दैट इज एक्चुअली द रिजिड वर्क। इवन इफ गवर्नमेंट वांट, इट इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो। अगर कोई सरकार पावर में है, अच्छी मेजोरिटी में है, तो बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया की, ये क्या है? फेडरल फीचर है। और बाइकैमरलिज्म, लोअर एंड अपर हाउस, ये क्या है? ये सब फेडरल फीचर है जिसमें पावर जो है डिवाइड करी जा रही है। ठीक है, एक से दूसरे की तरफ जा रही है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कॉमन फॉर यूनियन एंड अदर स्टेट्स एंड द स्टेट्स। इंटीग्रेटेड कैसे है? सुप्रीम कोर्ट इज द होल सोल अथॉरिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वो कौन है? कस्टोडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट देश में एक ही है, और वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ब्रांचेस, एक तरीके से ऐसे मान लो पेड़ है,
पेड़ की जो जड़ है वो सुप्रीम कोर्ट, और बाकी के जो तने, उसके जो ब्रांचेस हैं, तने हैं, वो सब क्या है, हाई कोर्ट्स हैं, है ना। वो पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्क्स एज एट द अपेक्स लेवल, हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, अदर कोर्ट्स वर्क अंडर हाई कोर्ट्स, ठीक है। बाकी जो लोकल कोर्ट्स हैं नीचे, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जुवेनाइल कोर्ट्स, ये सब कहाँ, हाई कोर्ट्स के अंदर काम करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये कहाँ से हमने यूएसए से लिया है। इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। फर्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्रिएटेड अ सेपरेट जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा, एक अलग ही जुडिशरी बनाई, इंडिपेंडेंट, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग है। क्यों, क्यों अलग है हमारे देश की जुडिशरी, क्योंकि लेजिस्लेचर के कुछ फंक्शंस को या उनके बनाए गए द्वारा लॉ को भी सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भैया आपने लॉ गलत बनाया है, कुछ को, नॉट एवरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स के तो ऑलमोस्ट सारे एक्शंस को दे कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Secondly, the Constitution has ensured the complete independence of the judiciary in matter of administrative and finances. एकदम इंडिपेंडेंट बना दिया है किसको, जुडिशरी को, भैया एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के मामले में आप हो फुल पावर हो, ठीक है। मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यही इसी को कहते हैं हम क्वासी फेडरल। केसी वेरे ने कहा किसको, इंडिया को, क्या, कि इंडिया इज अ क्यू यू ए क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है। Indian Constitution strikes a fine balance between rigidity and flexibility. When it comes to ease of modification, Article 368 lays down two types of modification. अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए दो टाइप के अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन दिए हैं आर्टिकल 368 पार्ट 20, ठीक है जी। Some provision may be amended by a special parliamentary majority. A two-third majority of member of each house present and vote, and majority of each house total member, and the majority of each house total membership, ठीक है। ये क्या हो गया, मोर देन 50%, 50% से ज्यादा है। टू थर्ड, 2/3 लोग ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोट, 2/3 जो मेंबर हैं टोटल में से, वो प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करना चाहिए उनको उस समय। तो ये कौन सी होती है, स्पेशल मेजोरिटी कही जाती है, स्पेशल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी कहते हैं, जिसमें 2/3 मेंबर वोट करते हैं, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। Some other provision can be amended by a special parliament majority and with half of the total state ratifying them. कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी के थ्रू अमेंड करा जाता है, और उसके साथ साथ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स रेटिफाइंग है, उसको मान्यता, हाफ ऑफ द, जितनी भी टोटल स्टेट है उनमें से कम आधे लोग, आधे स्टेट्स उसको मान्यता प्राप्त करें, मतलब उनके विधानसभा में भी वो पास होनी चाहिए। दिस एंश्योर्स दैट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल मेजोरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड। ये क्या इंश्योर करता है कि सबसे ज्यादा चौड़ा, मतलब ब्रॉड, है ना, पॉसिबल मेजोरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, ठीक है। जितनी ज्यादा मेजोरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा, सबकी सहमति होनी चाहिए। एट द सेम टाइम, in the manner of the ordinary legislative process, certain provision of the constitution can be amended by simple majority of parliament. कुछ सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। सच अमेंडमेंट आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। ये इस प्रकार के जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते, इस प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू इन इंग्लिश, है ना, मॉन्टेस्क्यू से और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करा गया है।
क्या ड्राइव करा गया है? सेपरेशन ऑफ पावर. There are three organs of government: executive, legislature and judiciary as per the constitution. Three organs हैं जिसको हम पिलर भी बोलते हैं. Each of the three organs has different power as per the constitution of India. ठीक है, सबके पास अलग अलग पावर है. This is done to ensure that there is no misuse of power and balance. Power of balance is maintained. ये सबको अलग अलग पावर क्यों दी गई? ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, बीओपी बनी रहे, है ना. ये बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, इकोनॉमिक की टर्म, इकोनॉमिक्स की टर्म. ये क्या है? बैलेंस ऑफ पावर है. ठीक है. द एग्जीक्यूटिव इज स्मॉलर ग्रुप, द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉज. जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉ. अब ब्यूरोक्रेट्स का क्या काम है आज की डेट में? जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करवाना, है ना, ग्राउंड लेवल पर. Our elected representatives are known as the legislature and the system of court is known as judiciary. Simple है. Secularism, root from the ancient Greek. ये कहाँ से लिया गया? बेसिकली ancient Greek से इसकी roots हैं secularism की. A secular state in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. ये secular state होगी जिसका स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, उसमें रहने वाले लोगों का कुछ भी रिलीजन हो सकता है बट स्टेट का नहीं होगा वो. जैसा इंडिया. पाकिस्तान मत बोल देना कोई कि पाकिस्तान भी है या बांग्लादेश है. ठीक है जी. इंडिया है. The constitution plays a crucial role in laying out ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representatives that we elect to rule us. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें ऐसे आइडियल्स रखने में that we would like all citizens of the country to adhere or to include representatives that we elect to rule us. हम उनके जो हम अपने वोट के द्वारा जो सिटीजन अपने वोट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करता है उनके ऊपर विश्वास रखने के लिए भी कहता है. बैलेंस बिटवीन द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. अब क्या है? ये बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में? बैलेंस बिटवीन सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. देखिए पार्लियामेंट के पास ही पावर है टू मेक लॉ और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द लॉ. जो बनाई गई है उसको एक्चुअली में है क्या. ठीक है. और अगर कोई लॉ गलत बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है. ठीक है. तो सॉवरेनिटी का मतलब होगा होल सोल पावर टू मेक, होल सोल पावर टू मेक चेंजेस, टू मेक चेंजेस. ठीक है. लेकिन इसको रोकता कौन है? जुडिशरी. ठीक है. इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अपने आप में मतलब है इट इज द ब्रेकर फॉर द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? ब्रेकर होता है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए. और वो किसके हाथ में? जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में. A fine balance has been struck between the parliamentary sovereignty and judicial supremacy of the Indian Constitution. एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाया गया है कि लेजिस्लेचर भी खुश रहे, मतलब पार्लियामेंट भी खुश रहे. खुश रहे मतलब लॉ बनाए और उसको चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी है ही. जुडिशरी, जुडिशियल सुप्रीमेसी रखी गई है. सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड बाय आर्टिकल 13, 32 and 136 with the power of judicial review. कोई भी कानून बनाया गया है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आ सकता है. ठीक है. पहले हमने एक और टर्म पढ़ी थी, है ना, इम्पीचमेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट पोस्ट. ठीक है ठीक है ठीक है. जुडिशियल रिव्यू, है ना. यहाँ पे हमने कहा अपने ही डिसीजन, इंडिपेंडेंट है ना जुडिशरी. और जो भी डिसीजन किसी और उसने लिए हैं
क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाने के लिए लिया उसको भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखा जा सकता है। जो भी कानून गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेचर ने बनाया सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, पार्लियामेंट बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स विल मतलब इच्छा, है ना। पार्लियामेंट किसकी, पीपल की इच्छा के ऊपर ही तो काम करता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, जो जनता ने चुन के भेजे, वही तो लेजिस्लेचर में बैठे हुए, has the authority to make law and it can also amend the major part of the constitution through its power under article 368। ठीक है, लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 368 कोई भी चीज या मैक्सिमम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पढ़ते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट। स्टेट के लिए कोई अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे पास, जैसे यूएस में होता है। यूएस में स्टेट का अलग है, सिटीजनशिप भी अलग देती है स्टेट, है ना। लेकिन और नेशनल सिटीजनशिप अलग है और स्टेट सिटीजनशिप अलग है। इन अ ट्रू फेडरेशन देयर आर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। ये हमारा क्या है, नॉन फेडरल फंक्शन है, यूनिटरी फंक्शन है। यूनिटरी फंक्शन है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, नॉन फेडरल फंक्शन है। ये हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है। देयर आर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट। जो फुल्ली फेडरल स्टेट्स हैं उनके अंदर स्टेट का संविधान अलग है और सेंटर का संविधान अलग है। सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट, द स्टेट हैव, सेंटर का जो कंट्रोल है स्टेट के ऊपर, स्टेट हैव टू रेस्पेक्ट द लॉ मेड बाय द सेंटर government and cannot make any law on matter on which there is already a central law। तो स्टेट को जितने भी सेंटर ने लॉ पास करे उनको फॉलो करना पड़ेगा, और स्टेट कोई भी लॉ उन पे नहीं बना सकती। जैसे स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट पे ही स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और मान लीजिए किसी लिस्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट the state equality in a true federation। The upper house of the legislature has equal representation from the constituting units of the state। राज्यसभा स्टेट की इक्वलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इन ट्रू फेडरेशन द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, राज्यसभा इक्वलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता कि हमारे सारे राज्य इक्वल हैं, स्टेट्स इक्वल है ना। वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वहां के रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में भेजता है। एक तरीके से स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ बैठे हुए हैं, सेंटर में। सेंटर में तो बैठे ही हैं, लेकिन वो इक्वलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे यूएस में होता है, सीनेट है ना। यूएस की जो पार्लियामेंट है उसको सीनेट बोलते हैं। उसमें 50 स्टेट्स हैं और 50 के दो दो रिप्रेजेंटेटिव, हर स्टेट के 100 मेंबर हो गए, बात खत्म। वहां की जो अपर हाउस है वो दो दो स्टेट ऐसे बन जाती है। वहां के टोटल 100 मेंबर है, हर एक से दो आते हैं। ये प्रॉपर फेडरेशन होता है। फेडरल स्टेट होती है, फेडरल स्टेट होती है, सेपरेशन है ना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है वहां पे। अब समझ में आया। हमारी राज्यसभा इक्वलिटी का प्रतीक नहीं है, स्टेट्स की इक्वलिटी का। हमारी राज्यसभा रिप्रेजेंटेशन का प्रतीक है कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सेंटर में है। Adult suffrage under the Indian Constitution, every person has who is a citizen of India has attained the age of 18 years। बेसिकली 18 साल से ऊपर के व्यक्ति, है ना, ऊपर के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। बस बात खत्म। There is no discrimination in this respect on ground of sex, caste, religion, property और etc। और भी जो भी चीज, अगर किसी के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सिंगल सिटीजनशिप सिंपल है।
हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट अपनी अलग नहीं देगा, सेंटर दे सकता है, सेंटर अपनी सिटीजनशिप देगा, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का पार्ट है, याद रखिए। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, बट फेडरल है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, सब चीजें हैं, लेकिन जो सिटीजनशिप है वो एक ही मिलेगी, और वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 136, 13 एंड 32 जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं। The concept of judicial review is an essential feature of the constitution that helps the constitution to work properly। ये क्या है, बहुत essential है, जो constitution को work करने के लिए बहुत जरूरी है। The judiciary is considered to be the guardian of the constitution। judiciary कौन है, guardian है, supreme court है basically, SC, ठीक है। This is the duty of the judiciary to check the action that are violative of various article in the constitution, ठीक है। Action of various organ of the government like executive, legislative can be questioned in judiciary using judicial review, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको, सॉरी, लेजिस्लेचर उसको अमेंड नहीं कर सकता, है ना। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसमें 20 फीचर है, ठीक है। The basic structure doctrine is an Indian judicial norm that the Constitution of India has certain basic features that cannot be changed or destroyed through amendment by the Parliament, ठीक है। The basic feature of the Constitution has been openly defined by the judiciary. At least 20 features have been described as basic or essential by the court in numerous cases and have been incorporated in basic structure. In Indira Gandhi versus Raj Narayan case, and also in the Minerva Mills case, it was witnessed that the claim of any particular feature of the constitution to be a basic feature would be determined by the court in each case comes before it। बेसिकली बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि आप हर चीज को अमेंड नहीं कर सकते, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फेडरल फीचर ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन है, या फेडरल, सॉरी, सिटीजनशिप है, या जो भी है, बेसिक स्ट्रक्चर जितनी भी है उनको कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेजिस्लेचर आर्टिकल 368 के तहत अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रखनी है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, ठीक है जी। अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। कल हम भी कवर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं बताऊंगा इसके अलावा भी, ठीक है। आज हमने जो पढ़ा है वो भी थोड़ा ये ना, अ, ये सारी चीजें थोड़ी मतलब हर चीज अपने आप डेफिनेशन है, जो कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये पूछी जाती है और एन नंबर ऑफ टाइम पूछी गई है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं टॉपिकों से। और हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, इनसे आप देखेंगे तो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर पसंद आई हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।